नवनिश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद या रुको और बढ़ो निश्चयवाद, इस विचारधारा को पनपाने का श्रेय स्वयं निश्चयवादियों और संभववादियों ने ही कर दिया था। निश्चयवादियों ने जिस तरह प्रकृति को सार्वभौम मान लिया और मानव को प्रकृति का दास माना, उसी प्रकार संभववादियों ने मानव को स्वच्छंद प्राणी माना और मानव की असीम विकास की सीमाएं निर्धारित की। पर वास्तव में न तो प्रकृति ही श्रेष्ठ है और न मानव ही सार्वभौम। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही निश्चयवादियों और संभववादियों के दो छोरों के मध्यम मार्गियों ने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर सावधानीपूर्वक तथ्यात्मक चिंतन को आगे बढ़ाया। इनमें ग्रिफिथ टेलर, कार्ल सावर, रोजर मिशेल एवं लुईथ का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने न तो प्रकृति को निरंकुश माना और न ही मानव को सर्वत्र सक्षम होने की बात कही। ग्रिफिथ टेलर ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे और यही नवनिश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और बढ़ो निश्चयवाद के जनक या पिता कहलाते हैं। इन्होंने 1920 में सर्वप्रथम प्रकाशित अपने बहुचर्चित ग्रंथ ऑस्ट्रेलिया में एवं बाद में 1951 में प्रकाशित 20वीं सदी का भूगोल नामक दूसरे ग्रंथ के संपादन में बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण विधि से स्थान स्थान पर तर्क एवं स्पष्टीकरण देते हुए अपने चिंतन को सावधानीपूर्वक सिद्ध करने का प्रयास किया। टेलर का नवनिश्चयवाद आज के दिन सबसे अधिक व्यवहारिक एवं प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें एक ओर तो मानव की शक्ति को स्वीकार किया है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक प्रभाव से मानव को मुक्त नहीं माना है। उसकी मान्यता रही है कि मानव प्राकृतिक प्रवेश को अपनाकर उसने अपने को आत्मसात करके उससे सहयोग कर अपनी अनुकूलताओं का संवर्धन कर सकता है। उसने मानव के प्रभाव को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया, मानव किसी देश के विकास को तीव्र, धीरे या अवरोधित कर सकता है, परंतु यदि वह बुद्धिमान है तो उसे भौतिक प्रवेश द्वारा निर्देशित मार्ग से दूर नहीं हटना चाहिए। और वह आगे लिखता है कि मनुष्य एक महानगर के चौराहे पर मार्ग संचालक की भांति है, जो प्रवाह की गति में परिवर्तन तो कर सकता है परंतु उसकी दिशा नहीं बदल सकता। जैसे सामान्य रूप से अपन समझो बच्चों कि वो ट्रैफिक के सिपाही की भांति है, जो चौराहे पर खड़ा है, तो वो जो ट्रैफिक चलाकर जो व्यक्ति आ रहा है उसकी गति मंद कर सकता है, थोड़ी देर रोक सकता है, लेकिन वो जिस दिशा में जाना चाह रहा है उसकी दिशा वह परिवर्तित नहीं कर सकता। टेलर ने संभववादियों की उन्मुक्त उड़ान को नियंत्रित करते हुए स्पष्ट किया कि मानव यदि कठोर श्रम में विशाल पूंजी खर्च करके यदि दक्षिणी ध्रुव पर कुछ उष्णकटिबंधीय पौधे लगा दें तो क्या ये व्यवहारिक होगा। बच्चों ये समझो कि मानव कितने ही अथक प्रयास कर ले, लेकिन शीतल प्रदेश में, हिमच्छादित प्रदेश में वह कैक्टस या कटीली झाड़ियाँ उगवा करके उनको विकसित नहीं कर सकता। इसी प्रकार मानव कितना ही श्रम कर ले, वह मरुस्थलीय प्रदेश में चावल पैदा नहीं कर सकता। आज भी जो शुरू से ही प्रकृति में प्रतिकूल क्षेत्र थे, जहाँ मानव जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, आज भी वो प्रतिकूल ही हैं। जैसे मरुस्थलीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, हिमच्छादित प्रदेश और भूमध्यरेखीय प्रदेश। इससे आगे ग्रिफिथ टेलर कहता है कि भूतल पर नितांत प्राकृतिक प्रतित्व वाले प्रदेश मानव के निवास के लिए आज भी प्रतिकूल क्षेत्र ही हैं। उसके बाद कार्ल सावर वैसे तो संभववादी थे, लेकिन वो संभववादी होते भी व्यवहारिक थे। उन्होंने नव निश्चयवादी चिंतन को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके अनुसार मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदर्श के अंग किसी भी प्रकार से
प्राकृतिक परिवेश के तत्वों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मानव ने ये भवन, नगर, सड़कें, रेल मार्ग, अंतरिक्ष के साधन जो विकसित किए हैं, उपग्रह, वो काबिल तारीफ़ हैं। इनके बाद A.F. मार्टिन, ये भी नव निश्चयवाद के समर्थक थे। उन्होंने निश्चयवाद को कारण एवं प्रभाव का परिणाम माना। मार्टिन के अनुसार भौतिक क्रियाओं का प्रभाव मानव के मस्तिष्क एवं अंततः उसकी क्रियाओं पर पड़ना चाहिए। उसके अनुसार प्रत्येक कारण के पीछे प्रभाव एवं प्रत्येक प्रभाव के पीछे कारण होता है। मानव एवं प्रकृति के बीच अन्य क्रियाएं होने से परिवर्तन होता है। अतः मानव स्वेच्छाचारी नहीं है, मानव बिल्कुल स्वच्छंद नहीं है। मानव के लिए प्रकृति कुछ सीमाएं अवश्य निर्धारित करती है। अकॉर्डिंग टू ल्यूथवेट, determinism and possibilism are the two ends of the spectrum, not contradiction, or several other models can be set at stage along the spectrum or generalize about the working of environmental determinism at different place on different people. The appropriate query to be placed against a conclusion is not is the possibilism और दिस डिटर्मिनिज्म बट इज़ दैट ट्रू। इसके बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानव को अगर विकास करना है तो उसे प्रकृति से समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, न कि संघर्ष। मानव जिस प्रकार के प्रकृति प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराती है उनका अपने ज्ञान विवेक से बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग कर उसी के अनुसार अपना विकास करना चाहिए, न कि उससे संघर्ष करके। मानव मरुस्थलीय प्रदेश में अगर चावल पैदा करने की सोचेगा तो बर्बाद होगा, ठंडे प्रदेश में कटीली झाड़ियाँ उगाना चाहेगा तो स्वयं बर्बाद होगा। जिस प्रकार का जहाँ का वातावरण है, जो साधन है, उन्हीं का मानव अपने विकास के लिए श्रेष्ठ उपयोग करे, न कि उससे संघर्ष करे। मानव इतना सक्षम नहीं है कि वह प्राकृतिक नियमों को भंग करके कृत्रिम साधनों से इतनी वर्षा करवा दे कि वहाँ फसलें संभव हो सकें। इसी तरह सभी प्रयत्नों के बाद आज उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश जलविहीन है। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रकृति का प्रभाव प्राकृतिक प्रवेश से आच्छादित प्रदेश में पूर्णतः स्पष्ट है एवं मानव आश्रित प्रदेश में वह मानव निर्मित तत्वों की पृष्ठभूमि में व्याप्त है। हम देखते हैं जिस तरह जहाँ का एनवायरनमेंट है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है तो मानव ढलुआ छत बनाता है, जहाँ बर्फ़ गिरती है उस प्रदेश में भी मानव ढलुआ छत बनाता है, क्योंकि अगर वह समतल छतों का निर्माण करेगा तो उस पर बर्फ़ जमा हो जाएगी या पानी का निकास तुरंत नहीं होएगा, जिससे कि नुकसान होगा। इसी प्रकार से जिस तरह की जहाँ की मिट्टी है वो किस फसल के लिए अनुकूल है, मानव उसी तरह की वहाँ फसलें पैदा करे, न कि उनके वहाँ विपरीत करे। क्योंकि इससे आगे तो वही कहानी चरितार्थ होगी कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। इन सब अतः मानव को धोखे में नहीं रहकर एवं विजय की लंबी डींगे निहाकर प्रकृति से सहयोग, सामंजस्य एवं अनुकूलता की बात स्वीकार करनी चाहिए। वस्तुतः मानव का कल्याण प्रकृति से युद्ध करने में नहीं, उसे सहयोग एवं सामंजस्य में निहित है। अंत हम यह कह सकते हैं बेटे, वास्तव में निश्चयवादी और संभववादी विचारधाराओं के विपरीत नव निश्चयवादी विचारधारा ही प्रासंगिक है, क्योंकि इसी से मानव अपने कल्याण की तरफ, विकास के मार्ग तरफ अग्रसर होगा। और अगर वह संभववाद को ज़्यादा मान्यता देगा या निश्चयवाद को ज़्यादा मान्यता देगा तो उसका विकास संभव नहीं है। तो मानव का कल्याण इसी में निहित है कि वह प्रकृति से सामंजस्य करके
उसका सदुपयोग कर